हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्वतंत्रता आंदोलन के अगले चरण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले दिल्ली दरबार जो कि 1911 ईस्वी में आयोजित किया गया था, इसके बारे में देखते हैं। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए। उनके स्वागत के लिए दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम ब्रिटिश शासनकाल में भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति दी। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी बनी। बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद बिहार व उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। वह असम को भी 1874 ईस्वी की स्थिति में लाया गया। असम में सिलहट भी शामिल कर लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में भारत की समस्त राजनीतिक पार्टियों ने ब्रिटेन का साथ दिया। उदारवादियों ने इस आशा में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया कि उनके सहयोग के बदले उनकी स्वशासन की मांग को पूरा किया जाएगा। तिलक और गांधी जी ने युद्ध के दौरान सरकार की सहायता के लिए धन तथा सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए गांव-गांव का दौरा किया। गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से मुस्लिम लीग का सरकार से मोह भंग हो गया तथा लीग कांग्रेस के नज़दीक आने लगी। अब हम इसी समय की एक घटना, जिसको कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है, जो 1914 ईस्वी में घटित हुई, के बारे में अध्ययन करेंगे। कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश के बारे में विवाद था। कनाडा ने ऐसे भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जो सीधे भारत से नहीं आते थे। उन दिनों भारत से सीधे कनाडा जाने का कोई मार्ग नहीं था। नवंबर 1913 ईस्वी में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दे दी जो सीधे भारत से कनाडा नहीं आए थे। इस फैसले से उत्साहित होकर गुरदीत सिंह नामक भारतीय मूल के सिंगापुर के व्यापारी ने कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को किराए पर लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों को, जिनमें अधिकतर भारतीय थे, कनाडा के वैंकूवर ले आया। कनाडा सरकार ने यात्रियों को नीचे नहीं उतरने दिया व उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इस समय कनाडा सरकार ने कानून की उन खामियों को दूर कर लिया था जिनकी वजह से नवंबर 1913 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने 35 भारतीयों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। यात्रियों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए वैंकूवर में बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक तथा हुसैन रहीम की अध्यक्षता में शोर कमेटी का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र तथा सोहन सिंह भकना ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के बाद अंग्रेजों ने जहाज को कलकत्ता आने का आदेश दिया। जहाज के कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों व पुलिस में संघर्ष में 18 यात्री मारे गए।
अब हम लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 ईस्वी में हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अंबिकाचरण मजमूदार ने की। अंबिकाचरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें से पहली 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में निष्कासित उग्रपंथियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश मिल गया, अर्थात उदारवादी और उग्रपंथी इस सम्मेलन में एक हो गए। दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिया। इसी वर्ष 1913 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। मुस्लिम लीग के 1913 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में ही लीग ने स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया व कांग्रेस के साथ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले मुस्लिम लीग ने 1912 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में यह तय किया कि वह भारत में स्वशासन की स्थापना में किसी अन्य दल का इस शर्त पर सहयोग कर सकती है कि वह दल मुसलमानों के हितों पर कुठारघात न करे। 3 वर्ष बाद लखनऊ में कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट स्वीकार किया गया, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। यह बाद में बड़ी भूल सिद्ध हुई। आगे चलकर यह प्रावधान द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का अंकुर सिद्ध हुआ। बदले में लीग ने कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता कराने में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लखनऊ समझौते में 19 सूत्री ज्ञापन तैयार किया गया। इनमें से प्रमुख मांगें थी, जिसमें पहली थी भारत में अविलंब स्वशासन प्रदान किया जाए। दूसरी थी प्रांतीय विधान परिषदों और गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार तथा इनमें निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। तीसरी मांग थी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज़्यादा सदस्य भारतीय हों। लखनऊ समझौते में मुस्लिम नेताओं ने कुछ प्रांतों में अति प्रतिनिधित्व के बदले अधिसंख्यक क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। कांग्रेस और लीग की यह निकटता 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने तक बनी रही। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उग्र राष्ट्रवादियों तथा नरमपंथियों को एक करने में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उदारवादी नेताओं फिरोज शाह मेहता तथा गोपाल कृष्ण गोखले की 1915 ईस्वी में मृत्यु से भी दोनों दलों की एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि ये दोनों ही नेता उग्र राष्ट्रवादियों के कट्टर विरोधी थे। धन्यवाद। शेष हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।